लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फ़ारूक। आज हम ब्लॉक 3 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आज यूनिट 9 जिसका अनवान है स्ट्रक्चर वर्ड्स फर्स्ट। आज का हमारा साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम मकासद देखेंगे, फिर हम इस यूनिट का तारुफ देंगे, फिर पढ़ने के लिए एक इक्तिबास, ये यूनिवर्सिटी डेज बाय जेम्स थर्बर, इसके बारे में हम फिर साख्ती अल्फाज और मवाद के अल्फाज, फिर लघवी माने और साख्ती माने, और हमें साख्ती अल्फाज की ज़रूरत क्यों है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मकासद को देखें और उसके बाद हम मैं साख्ती अल्फाज की खुसूसियात, वक़ुआ की तादाद और बंद क्लास मेंबरशिप और साख्ती अल्फाज को साख्ती निशानात के तौर पर बनाइए, और साख्ती अल्फाज जुमले का उन जुमलों पर भी हम बात करेंगे, यानी साख्ती अल्फाज यानी स्ट्रक्चर जो है, वर्ड स्ट्रक्चर जो होता है या स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है, इस पर भी हम बात करेंगे। और कुछ दूसरे अल्फाज पर एक नोट तयन करने वाले, उस पर भी हम बात करेंगे, और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे और इस यूनिट के कुछ कीवर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट का मकासद देखते हैं, यानी जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इस यूनिट में हम ये सीखेंगे कि जो स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं वो कंटेंट वर्ड्स से किस तरह से मुख्तलिफ है, या उनको हम स्ट्रक्चर वर्ड्स को कंटेंट वर्ड्स में फ़र्क करना सीखेंगे, और हम स्ट्रक्चर वर्ड्स में कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्ट्रक्चर वर्ड्स और लेक्सिकल वर्ड्स में क्या फ़र्क है, किस तरह से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी तारुफ हम इस यूनिट का देते हैं। जैसे कि हमने पिछले यूनिट में हमने फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने बात की। तो हमने सिमली, मेटाफर, साइनोडॉकी, मेटोनमी, पर्सोनिफिकेशन, इन पे बात की। फिर उसके बाद कल वाले क्लास में हमने बाकी फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में हमने पढ़ा, एलोगोरी उसके बारे में पढ़ा, सिंबल्स इनके बारे में पढ़ा, आयरनी ऑफ स्टाइल, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और इस यूनिट में हम आज स्ट्रक्चर वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स में फ़र्क करना हम सीखेंगे, और स्ट्रक्चर वर्ड्स की अहमियत के बारे में हम जानेंगे, कंटेंट वर्ड्स की अहमियत के बारे में भी हम जानेंगे, और देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर वर्ड्स होती हैं इनमें से स्ट्रक्चर वर्ड्स की कितनी किस्में होती है और कौन सी 3 अहम किस्में होती है स्ट्रक्चर वर्ड्स की, यानी आर्टिकल है, प्रपोजिशन है, ऑक्सिलरीज हैं। तो उन पर भी हम इस यूनिट में बात करेंगे, और हम इस यूनिट में ये देखेंगे, सबसे पहले हम इस यूनिट में एक पैसेज के बारे में हम थोड़ा उसका तारुफ देंगे। जो पैसेज है ये जेम्स थर्बर जो है, ये उन्होंने एक पैसेज लिखी थी यूनिवर्सिटी डेज के बारे में। तो इस पैसेज में बहुत सारे स्ट्रक्चर वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। तो जब हम इस पैसेज को पढ़ेंगे, इस पैसेज में जेम्स थर्बर ने अपनी यूनिवर्सिटी डेज के बारे में पूरा तफसील से लिखा है। इनको अपनी यूनिवर्सिटी डेज में किन चीज़ों की मुश्किलात आती थी, या किन चीज़ों में इनको आसानी से सफलता मिलती थी, उनके बारे में जेम्स थर्बर ने लिखा है। तो ये जो पैसेज है ये इसका नाम ये माई लाइफ एंड द हार्ड टाइम्स, ये इससे लिया गया है और ये पब्लिश किया गया है हार्पर एंड रो में, ये पब्लिश किया गया है। तो जो जेम्स थर्बर हैं, उन्होंने इस पैसेज के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। अगर हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर वर्ड्स को देख सकते हैं हम, और उनको नोट डाउन करें
इनमें जो ज्यादातर स्ट्रक्चर वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है वो है आई, ऑल, द, दैट, एट, माई, बट, कुड, दिस, बिकॉज, हैड, टू, अ, इन, थ्रू, एट, एंड। तो ये स्ट्रक्चर वर्ड्स है जिनको हम इस पैसेज में ज्यादातर मोस्ट फ्रीक्वेंट स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं ये, जो जेम्स थर्बर ने अपनी इस पैसेज में इन स्ट्रक्चर वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। तो अगर हम इन स्ट्रक्चर वर्ड्स को इनको हम कैटेगराइज करें, इनको अपने पार्ट ऑफ स्पीच में रखें, जैसे कि अगर हम इनको कैटेगराइज करें, इनको डिवाइड करें, जो भी जेम्स थर्बर ने जितने भी स्ट्रक्चर वर्ड्स का इस्तेमाल किया है उनको हम अपने पार्ट ऑफ स्पीच में, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच में इनको डालें। जैसे कि अगर हम देखते हैं आर्टिकल जो स्ट्रक्चर वर्ड है, आर्टिकल कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं इस पैसेज में, प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, प्रपोजिशंस कौन कौन से हैं, कंजक्शंस कौन से हैं, ऑक्सिलरीज कौन से हैं, और सम अदर वर्ड्स, यानी सम अदर वर्ड्स में बाकी जो स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं यानी डिटर्मिनेंट्स हैं वो भी आ जाते हैं इनमें। तो आर्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं इस पैसेज में, आर्टिकल्स जो है वो दी और ए का इस्तेमाल हुआ है, और प्रोनाउंस जो है इस पैसेज में वो है आई, दैट, माई, दिस, ही, मी, एनीथिंग, एनीबडी, इट, हिम, वी, व्हाट, नथिंग, यू, हिमसेल्फ। और अगर हम प्रपोजिशंस की बात करते हैं तो जेम्स थर्बर ने जिन प्रपोजिशंस का इस पैसेज में इस्तेमाल किया है वो है एट, इन, थ्रू, अराउंड, विद, ऑफ, टू, फ्रॉम, एक्सेप्ट, लाइक और फॉर। और अगर कंजक्शन की बात करते हैं, कंजक्शंस जो है वो इस पैसेज में बट है, बिकॉज है, एंड है, until है, how है, that है और so far। और ऑक्सिलरीज जो है वो जेम्स थर्बर ने ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल जो है वो could है, had to, use it to, would, were, am, be, can, are और my है। और जो बाकी अदर स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं वो है ऑल, दिस। तो इन स्ट्रक्चर वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। तो जो ये स्ट्रक्चर वर्ड्स जो है ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। जैसे कि हमने देखा और जो द है ये आर्टिकल से बिलोंग करता है, और प्रोनाउंस में जो आई, दैट, दिस वगैरह जो है ये प्रोनाउंस में, ये प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से हर एक जो स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं वो अपने अपने पार्ट ऑफ स्पीच में से बिलोंग करता है। तो इनको हम स्ट्रक्चर वर्ड्स भी कहते हैं और ग्रामेटिकल वर्ड्स भी कहते हैं। अब हम देखते हैं साख्ती अल्फाज को पहचानना, यानी स्ट्रक्चर वर्ड्स को हम पहचानेंगे। इस पे तो हमने बात की स्ट्रक्चर वर्ड्स मतलब किस तरह से होते हैं। इस पैसेज में जो जेम्स थर्बर की पैसेज में हमने इन साख्ती अल्फाज को देखा। इस पैसेज के अंदर कौन कौन से साख्ती अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, यानी स्ट्रक्चर वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। अब हम देखते हैं साख्ती अल्फाज और मवाद के अल्फाज, यानी कंटेंट वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। इनके बारे में हम देखेंगे फर्क, इनको जानेंगे, मतलब ये आपस में किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं। तो जो साख्ती अल्फाज जो है, यानी जिनको हम स्ट्रक्चर वर्ड्स कहते हैं, और कंटेंट वर्ड्स जिनको हम मवाद अल्फाज कहते हैं। तो कंटेंट वर्ड्स जो है ये अक्सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी स्पीच में। कंटेंट वर्ड्स यानी जिनको हम मवाद अल्फाज कहते हैं, इनका होना बहुत ही अहम है, और ये 4 कैटेगरीज में पाए जाते हैं, यानी ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, जिनको हम नाउन्स कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं और एडवर्ब्स कहते हैं। तो कंटेंट वर्ड्स जो होते हैं ये यूजुअली इन 4 पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, यानी नाउन्स, वर्ब्स,
adjectives और adverbs. So इसी तरह जो वर्ड्स इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं, यानी इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आते हैं, या ऐसे हम कह सकते हैं जो वर्ड्स जो नाउन के बजाय, नाउन के बगैर, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बगैर जो भी हमारे पास जितने भी बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनको हम स्ट्रक्चर वर्ड्स कहते हैं. यानी ये डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, ये मेन पार्ट ऑफ स्पीच में बिलोंग नहीं करते हैं, यानी नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब से बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि ये एक डिफरेंट कैटेगरीज होती है पार्ट ऑफ स्पीच की, उनको हम स्ट्रक्चर वर्ड्स कहते हैं. और स्ट्रक्चर वर्ड्स जो हैं ये कंटेंट वर्ड्स यानी मवाद अल्फाज से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और इनका इस्तेमाल भी डिफरेंट होता है, इनका यूज भी, यानी यूज जो है इनका डिफरेंट है, इनका माने जो है इनका डिफरेंट है. जो स्ट्रक्चर वर्ड्स से, यानी स्ट्रक्चर वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स में मीनिंग डिफरेंट होता है, इनका यूज डिफरेंट होता है, इनकी फंक्शंस जो है ये बिल्कुल डिफरेंट होती है. अगर हम स्ट्रक्चर वर्ड्स की बात करते हैं, स्ट्रक्चर वर्ड्स का ये ज्यादातर इनका माने नहीं होता है, बल्कि इनका एक रोल होता है, इनकी एक यूज होती है, या इनको ऐसा कह सकते हैं इनकी एक पर्टिकुलर फंक्शन होती है. स्पोकन लैंग्वेज में या रिटन लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर वर्ड्स का एक यूज होता है, उनकी एक फंक्शन होती है. तो उनका होना बहुत ही लाजमी है, लैंग्वेज के अंदर उनका होना बहुत ही जरूरी है. या अब हम बात करते हैं लेक्सिकल मीनिंग एंड स्ट्रक्चर मीनिंग, जिसको हम बोलते हैं लेक्सिकल मीनिंग यानी मवाद अल्फाज, और साख्ती माने में किस तरह से डिफरेंट हो, एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ होता है. तो उस पर हम बात करते हैं, यानी माने के लिहाज से हम बात करेंगे. अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर वर्ड और कंटेंट वर्ड में क्या फर्क है, लेकिन माने के लिहाज से. जब हम लेक्सिकल वर्ड, यानी लेक्सिकल वर्ड हम कहते हैं, कंटेंट वर्ड का दूसरा नाम जो है वो लेक्सिकल वर्ड है, यानी मवाद अल्फाज जो है उनको हम या तो लेक्सिकल वर्ड कहते हैं या तो हम कंटेंट वर्ड कहते हैं. तो जो ये लेक्सिकल वर्ड है, लेक्सिकल कंटेंट वर्ड है, इनका एक मीनिंग होता है, इनका ये पर्टिकुलर यानी किसी ऑब्जेक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि नाउन्स हैं, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं. तो ये पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर क्वालिटी को या पर्टिकुलर एक्शन को ये रिप्रेजेंट करते हैं, इनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है. तो अगर हम तो ये लेक्सिकल मीनिंग होता है, यानी कंटेंट वर्ड जिसको हम कहते हैं, कंटेंट वर्ड्स में लेक्सिकल मीनिंग होता है, उनका एक ठोस माने होता है. ये किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. उनको हम लेक्सिकल मीनिंग कहते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो कंटेंट वर्ड है इनमें एक ठोस माने हो सकता है या होता है. अब हम स्ट्रक्चर वर्ड के बारे में बात करते हैं. स्ट्रक्चर वर्ड्स जो है उनका कोई ठोस माने नहीं होता है, लेकिन इनकी जो ग्रामर लैंग्वेज में इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, यानी इनका होना जो बहुत ही लाजमी होता है. लैंग्वेज में इनका होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर ये नहीं होते तो लैंग्वेज का जो मीनिंग है वो लॉस हो जाता है. तो इनका रोल, अहम रोल होता है. अगरचे किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ये आइडेंटिफाई नहीं करते, या किसी ऑब्जेक्ट को ये सिंबलाइज नहीं करते हैं, लेकिन इनका एक रोल होता है. तो अगर हम डिक्शनरी को देखते हैं, डिक्शनरी बहुत किस्म की होती है. तो अगर हम डिक्शनरी में देखते हैं कि डिक्शनरी में अक्सर हम देखते हैं कंटेंट वर्ड्स में ही मीनिंग होता है. अगर हम डिक्शनरी में स्ट्रक्चरल वर्ड्स को देखते हैं, स्ट्रक्चरल वर्ड्स में डिक्शनरी में कोई मानी नहीं होता है, बल्कि डिक्शनरी में स्ट्रक्चरल वर्ड्स जो हैं उनकी फंक्शन के बारे में लिखा होता है, उनके यूज के बारे में लिखा हुआ होता है, उनके माने के बारे में बिल्कुल नहीं लिखा होता. तो जो कंटेंट वर्ड है, कंटेंट वर्ड ये किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये
डिक्शनरी में वैसे ही उन आइडियाज को रिप्रेजेंट करता है। उस जैसे कि अगर कोई वर्ब है ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो डिक्शनरी में वैसा ही बिल्कुल उनका माने होता है। या अगर कोई नाउन है तो डिक्शनरी में हम उनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, अगर कोई कंक्रीट नाउन है तो डिक्शनरी में एक साइड में एक पिक्चर होती है जो उस वर्ड जो है उस पिक्चर को रिप्रेजेंट करती है या उस आइडिया को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन स्ट्रक्चर वर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि स्ट्रक्चर वर्ड्स में खाली फंक्शंस लिखे हुए होते हैं डिक्शनरी के अंदर और यूजेस लिखे हुए होते हैं। तो ये फर्क है कंटेंट वर्ड और स्ट्रक्चर वर्ड्स में। कंटेंट वर्ड में मीनिंग होता है और स्ट्रक्चर वर्ड्स में मीनिंग नहीं होता है, बल्कि यूज होती है। और अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो अगर हम डिक्शनरी में माइक्रोस्कोप की एक माइक्रोस्कोप वर्ड सर्च करते हैं तो माइक्रोस्कोप जो है ये एक नाउन है। तो इसके साथ एक पिक्चर भी हो सकती है इस डिक्शनरी में। जो वर्ड माइक्रोस्कोप जो है ये किस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पर इस तरह से दिखाया हुआ होगा। या अगर हम वर्ड नेबुलस को देखते हैं तो नेबुलस जो है ये एडजेक्टिव है और इसके एक बराबर एक इक्विवेलेंट वर्ड लिखा हुआ होगा या इसके साथ एक तो माने हुआ होगा, इसकी डेफिनेशन होगी या इसके साथ सिनोनिम्स भी होंगे। कौन कौन से सिनोनिम्स हम इस वर्ड के साथ कौन कौन से सिनोनिम्स हैं इसके साथ, तो वो भी लिखे हुए होंगे या एंटोनियम्स भी लिखे हुए होंगे। लेकिन या अगर हम एक और वर्ड जैसे एंग्री जो है, जो एक एडजेक्टिव है, ये इसका भी एक मीनिंग, इसकी डेफिनेशन होगी डिक्शनरी के अंदर। इसकी डिक्शनरी यानी एनरेज इसका सिनोनियम है, तो इसके सिनोनियम भी लिखे होंगे, एंटोनियम भी लिखे होंगे या बहुत सारे ऐसे लिटरल मीनिंग्स भी इसके, अगर बहुत सारे लिटरल मीनिंग है वो भी लिखे हुए होंगे और एक्सटेंडेड मीनिंग जो हमने पिछले क्लास में जिनके बारे में हमने बात की, तो उन सब के बारे में डिक्शनरी में लिखा हुआ होगा। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर वर्ड के बारे में देखते हैं, अगर स्ट्रक्चर वर्ड्स को हम डिक्शनरी में सर्च करते हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश, अगर हम इसमें सर्च करते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स को, तो वहां पर आई जो है, अगर हम आई कंटेंट स्ट्रक्चर वर्ड को सर्च करते हैं तो वहां पर जो है इस डिक्शनरी के अंदर जो मायने हैं वो इस तरह से निकलता है। आई जो है इट्स यूज्ड बाय द स्पीकर और द राइटर टू रेफर हिमसेल्फ, यानी ये एक प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। या इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म जो है वो मी है, इसकी जो सब्जेक्ट फॉर्म है वो आई है, इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो भी है। तो इस तरह से इस डिक्शनरी में इसकी जो फंक्शन है, इसकी जो यूज है वो दी गई है। या अगर हम वर्ड एट की बात करते हैं, इसी वर्ड एट को जो है इस डिक्शनरी में सर्च करते हैं, इस डिक्शनरी में हम देखते हैं, तो वहां पर इसकी फंक्शन मतलब लिखी होगी। मतलब उसमें बहुत सारी फंक्शंस होगी, यानी एट जो है एक प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है, प्लेस एंड डायरेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है, या कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा वहां पर हम एट का इस्तेमाल करते हैं, या किसी पॉइंट की तरह अगर हम इंडिकेट करते हैं तो वहां पर हम एट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे यूजेस इस डिक्शनरी के अंदर दिए हुए हैं। और अगर हम एंड की बात करते हैं, जो वर्ड स्ट्रक्चर वर्ड जो है एंड, तो वहां पर भी इसके बहुत सारे यूजेस है इस डिक्शनरी के अंदर। वहां पर जैसे कि एंड जो है ये एक कनेक्टिंग वर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है, या ये वर्ब ऑफ परसेप्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है, या बट यूजुअली जो एंड है ये हम इस्तेमाल करते हैं या दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। और एंड जो है इसका कोलोक्युअल स्टाइल जो है ये परमिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से डिक्शनरी में, मुख्तलिफ डिक्शनरियों में इनका मुख्तलिफ यूज होता है। तो उनकी एक प्रॉपर जो है फंक्शन लिखी हुई होती है, इनकी जो प्रॉपर यूज वो लिखी हुई होती है। लेकिन
जो अगर हम स्ट्रक्चर वर्ड की बारे में बात करते हैं, उनका कोई यूजुअल मीनिंग तो नहीं होता है, लेकिन इनकी यूज होती है। और लेक्सिकल वर्ड्स जिनको हम कंटेंट वर्ड भी कहते हैं, उनका एक प्रॉपर मीनिंग होता है। वो किसी वर्ड को, वो किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनका जो है वो मीनिंग होता है। अब हम बात करते हैं, व्हाई डू वी नीड स्ट्रक्चर वर्ड्स? हमें स्ट्रक्चर वर्ड्स की जरूरत क्यों होती है? अगर उनका कोई मायने नहीं होता है तो स्ट्रक्चर वर्ड्स की जरूरत क्यों है? तो स्ट्रक्चर वर्ड्स के बगैर लैंग्वेज जो है उसका कोई मायने नहीं है। स्ट्रक्चर वर्ड्स को हम ग्रामेटिकल वर्ड्स भी कहते हैं। तो अगर लैंग्वेज में ग्रामर ना हो तो लैंग्वेज मतलब अंडरस्टैंड, हमें समझ में नहीं आएगा कि दूसरा बंदा क्या बात कर रहा है, क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है, आई कुड नेवर सी थ्रू माइक्रोस्कोप। दूसरी एग्जाम्पल, आई विल नेवर सी अ माइक्रोस्कोप। जो वर्ड नेवर सी अ माइक्रोस्कोप है, ये कंटेंट वर्ड है, यानी ये लेक्सिकल वर्ड है। इनका ये लेक्सीम्स है। इनकी जो डिक्शनरी में इनका जो मायने है तो हम वहां पर देख सकते हैं। लेकिन जो पहली एग्जाम्पल है, आई कुड नेवर सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, जो आई कुड है, आई कुड और थ्रू अ, ये सारे ग्रामेटिकल वर्ड्स है, यानी ये स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं। और आई विल नेवर सी अ माइक्रोस्कोप, इसमें नेवर सी और माइक्रोस्कोप जो है ये लेक्सिकल वर्ड है। और आई विल जो है ये स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं। अगर हम इन स्ट्रक्चर वर्ड्स को देखें, अगर इन स्ट्रक्चर वर्ड्स का इस्तेमाल हम इन दो सेंटेंसेस में नहीं करेंगे तो उनकी जो मायने है वो सेम रहेगी। नेवर सी माइक्रोस्कोप, दोनों सेंटेंसेस में जो कंटेंट वर्ड है वो सेम है, बट स्ट्रक्चर वर्ड जो है वो मुख्तलिफ है। और स्ट्रक्चर वर्ड्स की मदद से जो इनका मायने जो है वो डिफरेंट है, जो इनका सेंस है वो डिफरेंट आ जाता है। आई कुड नेवर सी अ माइक्रोस्कोप और आई विल नेवर सी अ माइक्रोस्कोप, और दूसरा आई कुड नेवर सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो जो स्ट्रक्चर वर्ड्स का इस्तेमाल जो हुआ है तो उनसे इन जो पूरा मीनिंग जो है सेंटेंस का वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह जो स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं, इनका अगर कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इनका यूज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज में, काफी इंपॉर्टेंट है सेंटेंसेस में, क्लासेस में, वर्ड्स में, तो बहुत ही जरूरी है। हम देखते हैं जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं, जो मेन मीनिंग जो होता है वो हम कंटेंट वर्ड्स से ही देखते हैं। लैंग्वेज में जो अगर मेन मायने जो है वो कंटेंट वर्ड से ही आता है। और जो लेक्सिकल मायने हैं ये खाली डायरेक्शन दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, ये टेंसेस दिखाता है, ये प्रोनाउंस दिखाता है, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, डिटरमाइनर्स, इन सबको ये रेफर करता है। लेकिन इनका होना लैंग्वेज में बहुत ही जरूरी है। हम लेक्सिकल वर्ड से एक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, क्वालिटीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर वर्ड से हम टाइम ऑफ एक्शन दिखा सकते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड से हम रिलेशन, ऑब्जेक्ट के दरमियान कौन सी रिलेशन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान कौन सी रिलेशन है, उनको हम स्ट्रक्चर वर्ड से ही हम दिखा सकते हैं। क्या सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में कहा गया है, क्या सेंटेंस पास्ट टेंस में कहा गया है, तो ये सब जो है ये स्ट्रक्चर वर्ड से ही पता चलती है, ये लेक्सिकल वर्ड से पता नहीं चलती है। और अगर हम देखते हैं जो आर्टिकल्स होते हैं, ये आर्टिकल हमेशा नाउन से ही अटैच्ड होते हैं। आर्टिकल्स कभी भी वर्ब के साथ अटैच्ड नहीं होते हैं। और अगर हम ऑक्सिलरीज की बात करते हैं, ऑक्सिलरीज हमेशा जो है ये वर्ब्स के साथ अटैच्ड रहते हैं, और एडवर्ब्स भी जो है ये वर्ब्स के साथ अटैच्ड रहते हैं। तो इस तरह जो अपना जो स्ट्रक्चर वर्ड्स है, इनकी भी एक प्रॉपर पोजीशन होती है सेंटेंस के अंदर।
मतलब किसके साथ कौन सा स्ट्रक्चर वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो ये सब इनका एक पर्टिकुलर रूल है। मतलब पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस वर्ड के साथ, नाउन के साथ क्या आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, डिटरमाइनर्स का इस्तेमाल होता है, क्या वर्ब्स के साथ किस तरह से ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल होता है, नाउन्स के साथ किस तरह से एडजेक्टिव अटैच्ड रहते हैं, या प्रपोजिशंस जो है वो किस तरह से, क्या वो नाउन्स के साथ अटैच्ड रहते हैं, ऑक्सिलरीज के साथ अटैच्ड रहते हैं, क्या वो वर्ब्स के साथ अटैच्ड रहते हैं। तो ये सब जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है। जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हो, स्ट्रक्चर ऑफ क्लास हो, ये सब उन पे ही डिपेंड रहता है। तो इस तरह से जो है लेक्सिकल वर्ड्स जो है ये मुख्तलिफ होते हैं स्ट्रक्चर वर्ड से। और लेक्सिकल जिनको हम कंटेंट वर्ड भी कहते हैं, इनका एक लेक्सिकल मीनिंग होता है। और स्ट्रक्चर वर्ड्स में उनका एज सच किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन ग्रामर के सेंस से अगर हम देखेंगे तो उसका ग्रामर के सेंस से इसका मीनिंग है, इसका यूज है, और पर्टिकुलर पोजीशन के साथ ही इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स इन यूज। मतलब जो स्ट्रक्चर वर्ड्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या खसूसियात हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स की, तो उन पे हम बात करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं वो अक्सर उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी वो अगर हम पैसेज में देखिए, अगर हम किसी स्टोरी के अंदर देखते हैं, किसी नॉवल के अंदर देखते हैं, जो स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं उनका जो वो काफी रिपीट होते हैं, वो बार बार आ जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी हाई होती है एज कंपेयर अगर हम कंटेंट वर्ड की बात करते हैं या लेक्सिकल वर्ड की अगर हम बात करते हैं। वो पैसेज के अंदर, वो सेंटेंस के अंदर रिपीट है, प्रपोजिशन जो कंजक्शंस है कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, तो उनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर नाउन को उठाएं, जैसे कि जेम्स थर्बर ने अपनी पैसेज के अंदर जो माइक्रोस्कोप है ये बहुत दफा इस्तेमाल किया है, लेकिन उनकी माइक्रोस्कोप की उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है जितनी स्ट्रक्चर वर्ड्स की है, यानी आर्टिकल्स की है, प्रपोजिशन की है, कंजक्शंस की है। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है काफी हाई रहती है लैंग्वेज में। या ये खाली जेम्स थर्बर में हम नहीं देख सकते, काफी लैंग्वेज में हम देखते हैं, लैंग्वेज के अंदर हम देखते हैं। नॉवेल्स को हम उठाए या स्टोरी को उठाए या किसी की स्पीच को अगर हम ले, तो वहां पर जो है स्ट्रक्चर वर्ड्स का जो उनकी फ्रीक्वेंसी है ये काफी हाई रहती है, ये रिपीटेडली बार बार इस्तेमाल होती है। और जो कंटेंट वर्ड है, ये कंटेंट वर्ड जो है ये डिपेंड है, हम उनकी फ्रीक्वेंसी, जो कंटेंट वर्ड की फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड रहती है जो थीम का, डिस्कशन का जो थीम होता है या जिस बात पे हम, जिस मौजू पर हम बात करते हैं, तो ये उन्हीं पे डिपेंड होता है कि कंटेंट वर्ड कितनी बार रिपीट हो जाते हैं। तो ये सब उन्हीं पे डिपेंड होता है, यानी थीम जो हमारी डिस्कशन की होती है या टॉपिक हमारा सब्जेक्ट ऑफ टॉपिक जो होता है, तो उस पर ये सब डिपेंड होता है। अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कंटेंट वर्ड के लिए बहुत सारे सिनोनिम वर्ड भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर वर्ड को लेते हैं, जैसे कि वॉक, तो वॉक के बहुत सारे सिनोनिम वर्ड्स होते हैं। या अगर हम रन को लेंगे, वॉक को लेंगे, या किसी नाउन को लेते हैं यानी फ्लावर को लेते हैं, तो इनमें बहुत सारे सिनोनिम वर्ड्स हैं, या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनको हम इनके बजाय इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको हम यूजुअली ग्रामर में सिनोनिम वर्ड कहते हैं। तो सिनोनिम वर्ड्स कंटेंट वर्ड्स में को दे बहुत सारे कंटेंट वर्ड्स के बहुत सारे सिनोनिम वर्ड होते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर वर्ड की बात करते हैं, इनमें से स्ट्रक्चर वर्ड्स का कोई सिनोनिम नहीं है। अगर आर्टिकल है, आर्टिकल हम यूजुअली 3 टाइप्स के आर्टिकल्स हमारे पास हैं, द और एन। लेकिन इनके अलावा जो हमारे पास कोई और आर्टिकल नहीं है। हम आर्टिकल के अलावा इसकी मतलब इसकी ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अ के बदले या द के बदले, कोई ऐसा आर्टिकल हमारे पास नहीं है। या अगर हम प्रपोजिशंस की बात करते हैं, हमारे पास कुछ एक खास यानी प्रपोजिशंस है
यानी अगर हम इनकी बात करते हैं, इनके लिए कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा कोई प्रपोर्शन नहीं है जिसको हम इनके सब्स्टिट्यूट में इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर हम कंजंक्शन एंड की बात करते हैं, तो एंड जो एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए बाकी और सिनोनिम वर्ड्स इनके लिए नहीं है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लैंग्वेज में वो हम इनकी फ्रीक्वेंसी वो काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कंटेंट वर्ड की बात करते हैं। अब हम देखते हैं जो स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं, उनकी एक क्लोज्ड क्लास मेंबरशिप होती है। क्लोज्ड क्लास मेंबरशिप यानी अगर आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स की बात करते हैं या प्रोनाउंस की बात करते हैं, प्रपोजिशंस, ऑक्सिलरीज, कंजक्शंस, यानी इन स्ट्रक्चर वर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास अगर आर्टिकल की बात करते हैं, हमारे पास 3 आर्टिकल हैं, 2 से 3 आर्टिकल हैं। प्रोनाउंस की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में 25 से लेकर 30 प्रोनाउंस हैं। अगर हम प्रपोजिशन की बात करते हैं, 60 से लेकर 70 प्रपोजिशंस हैं हमारे पास। और कंजक्शंस जो है वो 35 से लेकर 40 तक प्रपोजिशंस हो सकते हैं हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में। और ऑक्सिलरीज की बात करते हैं हम, तो 15 से 16 ऑक्सिलरीज हो सकते हैं। और बाकी अदर वर्ड्स यानी जिसमें डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं, तो वो भी कुछ हो सकते हैं, उनकी तादाद भी इन्हीं मतलब इसी रेंज के अंदर है। लेकिन तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर वर्ड्स जो हैं वो खाली 200 से लेकर 250 तक हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कंटेंट वर्ड की अगर हम बात करते हैं, कंटेंट वर्ड जिनमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, इनकी जो तादाद है वो हजारों लाखों में है। और जो कंटेंट वर्ड है ये दिन ब दिन नए नए कंटेंट वर्ड जो हैं ये डिक्शनरी में इंट्रोड्यूस होते हैं, नए नए कंटेंट वर्ड डिक्शनरी में ऐड हो जाते हैं। और पुराने कंटेंट वर्ड जिनको हम आर्किक टर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या जिनको हम यूज में नहीं लाते हैं, यानी हमारे पास बहुत एडअप हो जाते हैं डिक्शनरी के अंदर। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर वर्ड्स की बात करते हैं, हमारे पास जितने स्ट्रक्चर वर्ड्स पहले थे उतने आज भी हैं। इनमें हम स्ट्रक्चर वर्ड्स नए ऐड नहीं होते हैं, जितने थे उतने ही हैं। तो बस तो उनकी जो ऐसा हम कह सकते हैं जो कंटेंट वर्ड है उनकी जो वो ओपन एंडेड है, और जो स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं ये क्लोज एंडेड है। इनकी तादाद जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। और स्ट्रक्चर कंटेंट वर्ड जो है इनकी तादाद जो है वो अनगिनत है। ये इसीलिए इनको हम ओपन एंडेड वर्ड्स कहते हैं, यानी नए नए वर्ड्स इसमें ऐड होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स एज स्ट्रक्चरल मार्कर्स। जो है स्ट्रक्चर वर्ड्स हो को हम किस तरह से स्ट्रक्चर मार्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं ये यूजुअली कंटेंट वर्ड के साथ ही ज्वाइन होते हैं, ये कंटेंट वर्ड के साथ ही देखने को मिलते हैं। हम किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी क्लास की बात अगर हम बात करते हैं, सेंटेंस की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली हम उनमें स्ट्रक्चर वर्ड्स को देख सकते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड्स का एज यूजुअल जो हमने इससे पहले भी बात की, इनका कोई ऐसा माने नहीं होता है, ये किसी आइडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि ये कंटेंट वर्ड के साथ ज्वाइन होकर जो है ये इनका मायने जो है ये आ जाता है। तो जो आर्टिकल है ये हमेशा अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर वर्ड्स को हम किस तरह से सेंटेंस के अंदर किस तरह से इनका रोल होता है, तो आर्टिकल्स जो है हमेशा नाउन के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। हम आर्टिकल्स कभी भी वर्ब के साथ यूज नहीं कर सकते, या ऑक्सिलरीज हैं ये हम हमेशा वर्ब्स के साथ ही इस्तेमाल में लाते हैं। ये वर्ब्स के पहले आ जाते हैं, मेन वर्ब के पहले आ जाते हैं। और हमेशा ये ऐसा ही इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा ही इनका स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम प्रपोजिशन की बात करते हैं, ये नाउन के बाद देखने को मिलती है, इनकी जो पोजीशन है वो नाउन के बाद आ जाती है। या कंजक्शंस जो है ये दो एलिमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, यानी दो नाउन्स को भी ज्वाइन कर सकती हैं, या दो किसी सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स को भी ये ज्वाइन करती हैं। वो इनका जो पोजीशन जो है, इनकी जो रोल है
ग्रामर के सेंटेंस के अंदर अगर हम देखते हैं, इनका जो रोल है वो पर्टिकुलर पोजीशन पे इनका रोल होता है। इनको अगर हम ऑक्सिलरीज को नाउन्स के साथ अटैच नहीं कर सकते हैं, या आर्टिकल्स को हम वर्ब्स के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते, या वर्ब्स के साथ उनको यूज नहीं कर सकते, तो उनकी एक प्रॉपर पोजीशन है, इनका एक स्ट्रक्चर के अंदर इनका एक रोल है, एक पोजीशन है जहां पर वो हमेशा रहते हैं। अगर हम जैसे हमने बात की कि जो कंटेंट वर्ड्स हैं, इनका होना लेग्स इनका जो स्ट्रक्चर वर्ड्स के साथ होना ज़रूरी है, ताकि इनका एक पर्टिकुलर मीनिंग अगर हम कंटेंट वर्ड की बात करते हैं, कंटेंट वर्ड का ग्रामेटिकल वर्ड्स के बगैर मायने जो है वो मुकम्मल नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम टेलीग्राम्स की बात करते हैं, टेलीग्राम जो हम भेजते हैं, तो वहाँ पर यूजुअली ग्रामेटिकल वर्ड्स को कैंसल ही किया जाता है। उनको जब टेलीग्राम्स भेजा जाता है, तो टेलीग्राम जो है उनमें ग्रामेटिकल वर्ड्स को स्किप किया जाता है। बिकॉज़ ऑफ कॉस्ट की वजह से इनको स्किप किया जाता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, शिप सेल्स टुडे। इसमें जो ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं, स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं, उनको स्किप ही किया गया है। लेकिन अगर ये खाली वही समझ सकता है, अगर हम ग्रामेटिकल वर्ड्स के बगैर अगर हम कंटेंट वर्ड्स का खाली इस्तेमाल करते हैं, तो ये खाली तो उस वो इस सेंटेंस को खाली वही बंदा समझ सकता है जो जिसको एक बैकग्राउंड नॉलेज हो, जिसको इस कंटेंट के बारे में पता हो कि जो स्पीकर है, जो एड्रेसर है, वो किस तरह से वो क्या बात एक्चुअली करना चाहता है। तो अगर उसको बैकग्राउंड नॉलेज हो, तभी वो समझ सकता है ग्रामेटिकल वर्ड्स के बगैर। लेकिन अगर उसको कोई बैकग्राउंड नॉलेज ना हो, यानी कोई और इस मैसेज को कोई और रिसीव करता है, तो उसका वो डिफरेंट मीनिंग उसके जो मीनिंग है वो दो हो सकते हैं। एक का मतलब यानी द शिप सेल्स टुडे, यानी शिप जो है वो आ जा रहा है, या एक कमांड के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। शिप द सेल टुडे उसके तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो कंटेंट वर्ड के स्ट्रक्चर वर्ड के बगैर कंटेंट वर्ड का होना जो है उसको वो मीनिंग नहीं देता। तो कंटेंट वर्ड के साथ साथ जो स्ट्रक्चर वर्ड्स का होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम खाली स्ट्रक्चर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज में, तो उसका भी कोई मायने नहीं होता है। तो दोनों का जो मायने हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, उनका यूज़ जो है लैंग्वेज में बहुत ही अहम है। अब हम एक प्रोवाइड द ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द सेंटेंस, यानी साख्ती अल्फाज को हम जुमले के अंदर देखते हैं, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फ्रेमवर्क है, उसको हम देखते हैं किस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो उस पर अगर हम बात करते हैं, तो जो ग्रामेटिकल इन्फ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इन्फ्लेक्शंस यानी ये प्लूरल्स होते हैं, ये ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, यानी पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हो सकती है ये। तो उनको हम इन्फ्लेक्शंस कहते हैं। ये हमेशा वर्ब के साथ ही अटैच्ड रहती है, अब नाउन्स के साथ भी अटैच्ड रहती है। अगर प्लूरल फॉर्म जो होती है नाउन की, तो उनको हम इन्फ्लेक्शंस कहते हैं। यानी इन्फ्लेक्शन इन शॉर्ट हम प्लूरल्स और पास्ट टेंस एंडिंग को कहते हैं, यानी एस ईएस और ईडीज को हम कहते हैं इन्फ्लेक्शंस। तो इन्फ्लेक्शंस जो है इनका भी एक रोल होता है, इनका भी ये भी एक ग्रामेटिकल एलिमेंट है। इनका जो रोल है लैंग्वेज में ये काफ़ी अहम है, और किस तरह से ये किस तरह से किन वर्ड्स के साथ ये अटैच्ड रहता है, किन वर्ड्स से ये बिलोंग करता है। तो ये हम ग्रामेटिकल उसको हम कहते हैं ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ सेंटेंस होता है। यानी अगर हम ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क को देखते हैं, तो सबसे पहले एक फ्रेमवर्क लेते हैं, एक ब्लैंक स्पेसेस को लेके जहाँ पर हमें सब्जेक्ट की पोजीशन या ऑब्जेक्ट की पोजीशन या वर्ब की पोजीशन को हमें फिल करना होगा। तो यूजुअली अगर हम जनरल जो स्ट्रक्चर होता है एक ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो है ऐसे, जैसे कि द, फिर सब्जेक्ट की पोजीशन, फिर इज, फिर वर्ब की पोजीशन, फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर हमें सब्जेक्ट को
इंक्लूड करना है, वर्ब को इंक्लूड करना है, ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करना है। जैसे कि द मैन इज वॉचिंग अ वर्ड, या दूसरी एक एग्जाम्पल, द कंट्री इज फाइटिंग वॉर। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट की पोजीशन पे मैन का इस्तेमाल हुआ है और दूसरी एग्जाम्पल में सब्जेक्ट की पोजीशन पे कंट्री का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर जो वर्ब है, जो वर्ब जो ऑक्सिलरी के बाद आता है, ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब आता है, तो मेन वर्ब की पोजीशन पे हमने पहले सेंटेंस में वॉचिंग का इस्तेमाल किया है और दूसरे सेंटेंस में फाइटिंग का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जो वॉचिंग और फाइटिंग है, ये इन्फ्लेक्शन फॉर्म है, यहाँ पर जो आईएनजी फॉर्म जो है वर्ब के साथ अटैच्ड है। तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में है, पहली सेंटेंस में हमने वर्ड का इस्तेमाल किया है और दूसरे सेंटेंस में हमने वॉर का इस्तेमाल किया है। तो एक बेसिक फ्रेमवर्क है एक सेंटेंस का। तो इस तरह से हमारा जो है, हम इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को भी हम बना सकते हैं। तो जो यूजुअली ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क होता है स्ट्रक्चर का। ग्रामेटिकल एलिमेंट कहाँ पर किस पोजीशन पे, सब्जेक्ट से पहले कौन सा ग्रामेटिकल एलिमेंट आता है, सब्जेक्ट के बाद कौन सा ग्रामेटिकल एलिमेंट आता है, या वर्ब से पहले हम किस तरह से ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल करते हैं, या आर्टिकल के बाद या प्रपोजिशन के बाद किस तरह से हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ये एक ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क सेंटेंस का होता है और ये एक पर्टिकुलर रिलेशन दिखाता है वर्ड्स के दरमियान, ये एक पर्टिकुलर रिलेशन या एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशन दिखाता है, या क्लॉजेस के दरमियान रिलेशन दिखाता है। अब कुछ दूसरे अल्फाज पर एक नोट तयन करने वाले, इस पर बात करते हैं हम। यानी जैसे कि हमने पैसेज में भी हमने देखा, जब हमने जेम्स थर्बर की पैसेज में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को, यानी कंटेंट वर्ड जो है हमारे, उनको कैटेगराइज कर दिया, स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं जिनको हमने कैटेगराइज कर दिया, यानी आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, उनको उनके साथ साथ हमने एक और कैटेगरी का इस्तेमाल किया है जिसको हमने बोला सम अदर वर्ड्स या फ्यू अदर वर्ड्स। तो फ्यू अदर वर्ड्स या सम अदर वर्ड्स की जो कैटेगरी है उनको हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो डिटरमाइनर्स जो है वो यानी वो नाउन्स के वो नाउन मार्कर्स होते हैं या वर्ब मार्कर्स भी हो सकते हैं। नाउन मार्कर्स यानी ये दिस, ऑल, दिस, दैट, जैसे उनके एग्जाम्पल, या जिनको हम या अगर हम वर्ब की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सिलरीज जो है वो यूजुअली इनको हम बोलते हैं वर्ब डिटरमाइनर्स। तो जो नाउन डिटरमाइनर्स होते हैं उनको हम नाउन मार्कर्स भी कहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल हमने दी कि ऑल, दिस, दैट, तो यूजुअली ये नाउन के साथ देखने को मिलते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव्स, न्यूमरल्स हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, तो ये भी अदर कैटेगरीज में आ जाते हैं। इनको भी हम डिटरमाइनर्स के कैटेगरी में हमको इंक्लूड करते हैं। अब हम इस यूनिट का सम अप करते हैं, यानी खुलासा करते हैं इस यूनिट का। इस यूनिट में हमने देखा कि जो कंटेंट वर्ड है वो स्ट्रक्चर वर्ड से किस तरह से मुख्तलिफ है, और ये भी देखा कि स्ट्रक्चर वर्ड्स जो हैं इनका जो डिक्शनरी में मानी हो सकता है या इनकी यूज़ है, इस पर भी हमने बात की। और ये भी हमने देखा कि लेक्सिकल स्ट्रक्चर वर्ड, कंटेंट वर्ड जो है इसको हम लेक्सिकल वर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका एक मीनिंग होता है, इसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है। इसकी ये किसी आइडिया, एक्शन या किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। बनिस्बत अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स की, ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि इनका होना जो ग्रामर के अंदर इनका होना जो है लैंग्वेज के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। चाहे हम क्लास की बात करते हैं, सेंटेंस की बात करते हैं, वर्ड की बात करते हैं, इनका होना बहुत ही ज़रूरी है। और हमने देखा कि अगर इनका मायने नहीं होता है तो किस तरह से इनका लैंग्वेज में होना किस तरह से ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, इस पर भी हमने इस यूनिट में बात की। और हमने इस यूनिट पर भी इस पे भी बात की कि किस तरह से स्ट्रक्चर वर्ड्स जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है किस तरह से हाई होती है स्पोकन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज या रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में, किस तरह से इनका जो यूज़ है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कंटेंट वर्ड्स। और हमने उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड्स का बेसिक फ्रेमवर्क होता है उस पर भी हमने बात की, किस तरह से कौन सा स्ट्रक्चर वर्ड जो है वो किस कंटेंट वर्ड के साथ
यूज होता है, किस कंटेंट वर्ड के साथ अटैच्ड रहता है, तो उस पर भी हमने बात की थी। अब देखते हैं हम कुछ कीवर्ड्स जो मेन कीवर्ड्स हैं इस यूनिट के। वो स्ट्रक्चर वर्ड है, वो कंटेंट वर्ड है, वो क्लोज्ड क्लास है, वो ओपन क्लास है। ओपन क्लास यानी जो हमने कंटेंट वर्ड के बारे में बात की कि किस तरह से नए नए वर्ड्स ऐड होते हैं। और क्लोज्ड क्लास यानी स्ट्रक्चर क्लास जो है, इनके जो नए वर्ड्स ऐड नहीं होते, इनकी जो तादाद है वो 200 से लेकर 250 तक होती है, और इनकी जो इनका कोई सिनोनिम वर्ड नहीं होता है। तो इन सब पर भी हमने बात की, और हमने ये भी देखा कि स्ट्रक्चर मीनिंग क्या होता है, लेक्सिकल मीनिंग क्या होता है, और स्ट्रक्चर मार्कर्स क्या होती है, इन पर भी हमने बात की। अब हम यूनिट 10 को हम पढ़ेंगे, जिसका जो अनुमान है यानी स्ट्रक्चर वर्ड सेकंड ऑक्सिलरीज को हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसमें भी हम स्ट्रक्चर वर्ड के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर वर्ड्स। ये इसका पार्ट 2 है। अब पार्ट 1 में हमने स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में बात की थी, मतलब इनका यूज, इनका जो किस तरह से फंक्शन है, इनका जो फ्रेमवर्क कैसा होता है, उस पर बात की। अब हम पर्टिकुलरली ऑक्सिलरीज के ऊपर थोड़ा रोशनी डालेंगे, किस तरह से स्ट्रक्चर वर्ड्स में ऑक्सिलरीज का क्या रोल है, और कौन कौन से ऑक्सिलरीज जो हैं वो स्ट्रक्चर मतलब कितने किस्मों के ऑक्सिलरीज हैं, इनको किस तरह से हम ग्रुपिंग करते हैं ऑक्सिलरीज की, तो इस पे हम बात करेंगे। तो हमारा साखत जो है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम मकासद देखेंगे, इस यूनिट का मकासद हम जानेंगे, फिर हम थोड़ा तारुफ देंगे इस यूनिट का, फिर पढ़ने के लिए इक्तिबास को पढ़ेंगे, माउन और अहम फ़ैल, फिर बुनियादी माउन होना या करना यानी बी है वो डू जिनको हम कहते हैं, और मॉडल्स पे हम कुछ बात करते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेजेस को देखते हैं, फिर ऑक्सिलरीज किस तरह से एज एन ऑपरेटर काम करते हैं, और इस यूनिट का भी हम खुलासा करेंगे। फिर हम कुछ कलीदी अल्फाज यानी कीवर्ड्स पे हम नज़र डालेंगे। तो इस तरह से हम इस यूनिट में हम इन मौजू पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस यूनिट का। इस यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम ऑक्सिलरीज और मेन वर्ब्स में फ़र्क करना सीखेंगे, और प्राइमरी वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं ये किस तरह से मुख्तलिफ है, इनमें क्या फ़र्क है, ये भी इस यूनिट में हम सीखेंगे। और देखते हैं कि कितने किस्मों के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, किस तरह से डिफरेंट किस्मों के मॉडल्स हम इस्तेमाल करते हैं, और हम इस पर भी हम रोशनी डालेंगे कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स वर्ब जो है किस तरह से इनको बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेजेस को किस तरह से बनाया जाता है, और जिनमें किस तरह से ऑक्सिलरीज और मेन वर्ब्स को कंबाइन करके उनको जोड़कर कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेज किस तरह से बनाए जाते हैं। तो अब हम थोड़ा तारुफ देते हैं इस यूनिट का। जैसे कि हमने पिछले यूनिट में हमने स्ट्रक्चर वर्ड के बारे में जाना, लेक्सिकल वर्ड के बारे में जाना, उनकी अहमियत के बारे में जाना, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में जाना, किस तरह से वर्ड्स जो हैं वो क्लोज्ड क्लास में वो क्लोज्ड क्लास में कौन से कैटेगरीज, कौन से किस्म के वर्ड जो हैं वो क्लोज्ड क्लास में आ जाते हैं, और कौन से किस किस्म के या किस कैटेगरी के वर्ड जो हैं वो ओपन क्लास में आ जाते हैं। तो उस पर भी हमने बात की। स्ट्रक्चर मार्कर्स के बारे में बात की, और ग्रामेटिकल एलिमेंट्स के बारे में बात की, उनके फ्रेमवर्क के जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, उस पर भी हमने बात की। और हमने ये भी देखा कि आर्टिकल्स जो हैं ये किस तरह से नाउन्स के साथ अटैच होते हैं। ये इनको हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। जब आर्टिकल्स नाउन के साथ या उन वर्ड्स के साथ अटैच्ड रहते हैं, उनको हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। या अगर हम यूजुअली डिटरमाइनर्स और नाउन्स को एक साथ लेते हैं, उनको हम नाउन मार्कर्स भी कह सकते हैं। यानी डिटरमाइनर्स को नाउन मार्कर्स कहते हैं, क्योंकि ये नाउन के साथ यूजुअली अटैच्ड रहते हैं। और जो डिटरमाइनर्स वर्ब्स के साथ अटैच्ड रहते हैं, यानी जो ऑक्सिलरीज हैं, जिनमें कॉमन टर्म इनको ऑक्सिलरीज कहते हैं, तो वो वर्ब डिटरमाइनर्स होते हैं। ऑक्सिलरीज जो है वो वर्ब डिटरमाइनर्स हैं, आर्टिकल्स जो हैं वो नाउन डिटरमाइनर्स हैं।
तो इस तरह से हम किस तरह से ये आपस में किस तरह से अटैच्ड रहते हैं, किस तरह से ये स्ट्रक्चर वर्ड जो है अपने कंटेंट वर्ड के साथ किस तरह से ये लैंग्वेज में इनकी पोजीशन किस तरह से होती है। तो हमने इस मौजू पे भी बात डाली, हमने इस सेंटेंस में देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी-कभार मेन वर्ब जो है वो सेंटेंस में एब्सेंट रहता है। जैसे कि वर्ड है विल की अगर हम बात करते हैं, विल को अगर हम सेंटेंस में देखते हैं, ही विल कम टुमारो, इसमें जो है ऑक्सिलरी वर्ब विल का इस्तेमाल हुआ है, और ही विल लीव टुमारो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब विल का इस्तेमाल हुआ है और मेन वर्ब जो है वो लीव का इस्तेमाल हुआ है। या अगर हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, विल यू कम टुमारो, तो यहाँ पर विल जो है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ है और कम जो है मेन वर्ब का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। लेकिन अगर इसका जो आंसर है विल यू कम टुमारो, आई विल, तो यहाँ पर खाली हमने प्रोनाउन और ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया है, और जो मेन वर्ब है वो एब्सेंट है, उसको हमने यूज नहीं किया है, ये हिडन है। लेकिन जो मेन वर्ब कम है ये अंडरस्टूड है। यहाँ पर मेन वर्ब का यहाँ पर ओमिट किया है मेन वर्ब को। इसका ये मतलब नहीं है ग्रामर ये ग्रामेटिकली ये अनग्रामेटिकल सेंटेंस है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। और लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेन वर्ब है यहाँ पर एब्सेंट रहा है और खाली ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ये कुछ कंटेंट में हम इस इन तरीकों से मतलब इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से हम जो मेन वर्ब है उनको स्किप कर सकते हैं और खाली ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये यूजुअली हम दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं। इनको हम ग्रुप 1 में रखते हैं और ग्रुप 2 में रखते हैं। और ग्रुप 1 में जो इनकी कैटेगरी है बी, हैव और डू। और अगर ग्रुप 2 की बात करते हैं, इनमें से ग्रुप 2 में सारे मॉडल्स आ जाते हैं, यानी कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, need, dare, used to। तो ये दो कैटेगरीज हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की। पहली कैटेगरी बी, हैव और डू, और दूसरी कैटेगरी सारे मॉडल्स। तो इस तरह से हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। जो बी वर्ब्स हैं, बी ग्रुप 1 में जो बी, हैव और डू है, इनमें अपनी एक सब कैटेगरीज होती है। यानी बी में जो बी में ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो इज है, इन वर्ड्स इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। और जब हैव की बात करते हैं, हैव खुद एक बिगर कैटेगरी है। इसके अंदर हैज आता है, इसके अंदर हैव आता है, इसके अंदर हैड भी आता है। और जब हम डू की बात करते हैं, डू भी एक बिग कैटेगरी ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब है। तो डू में भी एक तो डू खुद आ जाता है और डज आ जाता है और डिड का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से इनकी जो फॉर्म्स हैं ये डिपेंड है कौन से टेंस का इस्तेमाल हम करना चाहते हैं, तो उस पर डिपेंड है, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस के ऊपर ये डिपेंड रहता है। पढ़ने के लिए जो इक्तिबास है ये रॉबर्ट लिंड जो है उसकी जो एक पैसेज है ऑन बीइंग मेजर्ड फॉर अ सूट ऑफ क्लोथ। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें जो राइटर है, राइटर की जो वाइफ है वो उसको काफ़ी इंसिस्ट करती है नए क्लोथ्स खरीदने के लिए। इस पैसेज में इसका एक शॉर्ट प्रिसाइज में मैं कह रही हूँ। यहाँ पर जो ये पैसेज है ऑन बीइंग मेजर्ड फॉर अ सूट ऑफ क्लोथ, यहाँ पर जो राइटर है उसकी जो वाइफ है उसको काफ़ी इंसिस्ट करती है नया सूट जो है बनाने के लिए। लेकिन जो राइटर है काफ़ी रिलक्टेंट है, ये काफ़ी एक्सक्यूजेस करता है, ये मानता ये अपनी जो वाइफ की बात मानता नहीं है। और किस तरह से इनके दरमियान जो डायलॉग्स हैं, इनके दरमियान किस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से इन दो टाइप्स के ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल हुआ है। यानी ग्रुप 1 ऑक्सिलरी वर्ब यानी जिसमें बी, हैव और डू आते हैं, और ग्रुप 2 ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें सारे मॉडल्स आ जाते हैं। तो अगर हम इस पैसेज को देखते हैं, इस पैसेज को पढ़ेंगे तो इसमें हम इन
ऑक्सिलरीज को अंडरलाइन कर सकते हैं, इन ऑक्सिलरीज को नोट डाउन कर सकते हैं और ये देख सकते हैं किस तरह से जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं कौन का इस्तेमाल हुआ है। या मैं यहाँ पर पूरे जो वर्ब फ्रेज का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो किस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब जो है किस तरह से वर्ब फ्रेज के अंदर ये इस्तेमाल हुए हैं। यानी यहाँ पर जो इस पैसेज के अंदर जो भी ऑक्सिलरीज हैं वो इस तरह है, ought to have, I will come, या must have, या do ask, must get, या will go, would persuade, shall, I can, am beaten, must have seen, would probably take। तो इस तरह से इन जो ऑक्सिलरी वर्ब्स का वर्ब फ्रेज के अंदर इस्तेमाल हुआ है इस पैसेज के अंदर। अगर आप इस पैसेज को पढ़ते हैं तो आप इन ऑक्सिलरीज को नोट डाउन करें या इन ऑक्सिलरीज को अंडरलाइन करें ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो वर्ब फ्रेज है किस तरह से वर्ब फ्रेज के अंदर इन ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल हो चुका है। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरीज एंड मेन वर्ब्स। माउन और अहम फ़ैल, इन पर हम बात करते हैं। ऑक्सिलरीज जो है ये मेन वर्ब से किस तरह से मुख्तलिफ हैं और किस तरह से मेन वर्ब्स के साथ ये अटैच्ड रहते हैं। जैसे कि हैव जो है ये कभी कभार मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है और कभी कभार ये ऑक्सिलरी के तौर पर इस्तेमाल होता है। या अगर हम देखते हैं वुड परसुएड जो है ये सेंटेंस के अंदर एज अ जैसे कि ही परसुएडेड मी टू कम, तो यहाँ पर ये किस तरह से इस पर बात करते हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं कभी कभार ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है और कभी कभार ये ऑक्सिलरी के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी वर्ब फ्रेज के अंदर ये ऑक्सिलरी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। कुछ ऑक्सिलरीज जो है ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है लेकिन कुछ कंडीशंस को छोड़कर, लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा नहीं होता है। यानी अगर हम नेगेटिव्स की बात करते हैं या इंट्रोगेटिव फॉर्म्स की बात करते हैं तो वहां पर जो है ये किस तरह इनका रोल कैसा होता है। जैसे कि शी डांस वेल, यहाँ पर जो है डज जो है ये एब्सेंट है, या डू जो है सेंटेंस को नेगेटिव में इसको कहे तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, शी डज नॉट डांस वेल। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम नेगेटिव फॉर्म में इस सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव फॉर्म में कहना है तो वहां पर हमें ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल ज़रूर करना है। या अगर हम इस सेंटेंस को यानी शी डांसेस वेल, इस सेंटेंस को अगर हम इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म अगर हम बनाएं यानी इसकी क्वेश्चन फॉर्म अगर हम बनाएं तो वो किस तरह से इस्तेमाल होगा, डज शी डांस वेल, इस तरीके से वो इस्तेमाल होगा। तो वहां पर भी जो है डज वर्ड जो है तो वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हो जाएगा। अगर हमने इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं किया है, इसको इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन हमें नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इनका इस्तेमाल करना है। शुक्रिया।